आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीत पाठशाला में फिर एक बार स्वागत है। मैं अमरजीत सिंह आज सबके लिए लेकर के आया हूँ व्यंजन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, जिसमें प्रायः लोगों को भ्रम हो जाता है। उसी भ्रम को स्पष्ट करने के लिए आज हम बात करेंगे 3 प्रकार के व्यंजनों पर हम बात करेंगे। जैसे कि हमारी वर्णमाला में हम लोग प्रायः देखते हैं कि इस तरह से एक ये सा, दूसरा ये सा और एक ये सा दिखाई पड़ता है। इन तीनों सा का प्रयोग और इनके गलत प्रयोग का जो असर है वो क्या होता है, इसको भी हम लोग जानेंगे। साथ साथ में ही हम लोग देखेंगे एक उच्चारण की दृष्टि से बा आता है बच्चों, बा से बकरी, और दूसरा वा आता है, ये वट वाला वा। तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो व्यंजन है वो आता है, जिसका हो सकता है आप पहली बार नाम सुन रहे हों, उत्सृप व्यंजन। उत्सृप व्यंजन के विषय में भी हम आप जानेंगे और उसके साथ साथ इनके प्रयोग को भी देखेंगे, इनके गलत प्रयोग का असर भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस खटकोण वाली खा या सा को, जिसको हम लोग अक्सर इसके प्रयोग में भ्रम आ जाता है कि कुछ लिखना है तो यहाँ पर कौन सा खा या सा प्रयुक्त होगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो खटकोण वाली सा है, खा है, ये मूर्धा से बोली जाती है, मूर्धा का अक्षर है। और इसका प्रयोग आप देख रहे हैं, जैसे कि हम लोग लिखते हैं विषाद, और ये देख लें आप कि यहाँ पर लिखा हुआ है निष्ठा, और इस अनुष्ठान में भी देखिए ये यहाँ पर ये वाला सा प्रयुक्त किया गया है। इसके बाद हम लोग आते हैं इस वाले सा पर, जिसको तालव्य सा बोलते हैं, ताल वाली सा बोलते हैं। अब इसका प्रयोग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शंकर, और यहाँ पर लिखा हुआ है सकल, और ये सर, ये देखिए यहाँ पर हुआ है अंश में, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये शांत में इसका प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम लोग आते हैं इस वाली सा पर, जिसको सब सिपाही वाली सा भी कहते हैं। वास्तविकता में ये जो सा है ये दंती सा होता है। ये देख पा रहे हैं आप कि ये दंती सा है। इसका प्रयोग देखिए शंकर, सकल, सर, अंश और शांत। अब इन दोनों सा के प्रयोग पर इनके गलत प्रयोग का असर हम आपको दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर यदि ये सा तालव्य सा का प्रयोग करके शंकर लिखा गया है तो इसका अर्थ होता है महादेव। मतलब जो हिंदू धर्म में ईश्वर महादेव शंकर जी, शंकर भगवान की का इसका जो है अर्थ होता है। और यदि इस सा दंती सा का प्रयोग करके हम शंकर लिखते हैं तो इस सा का अर्थ होता है मिश्रित होना। तो आप देख पा रहे होंगे कि केवल सा का अंतर है, और सा के अंतर से ही दोनों का अर्थ बदल जाता है। इसी तरह से हम अगले उदाहरण पर चलते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सा, ताल वाली सा जो है लिखी हुई है, और इससे लिखा हुआ है सकल, शकल लिखा हुआ है, और यहाँ पर दंती सा है सकल। इस सकल और इस सकल के अर्थ का आप देखिए क्या प्रभाव है कि इस शकल का अर्थ होता है खंड, और इस सकल का दंती वाली सा लगा करके सकल लिखें तो इसका मतलब होता है सारा, सब, पूरा का पूरा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये हम तालव्य सा का प्रयोग करके हमने लिखा सर लिखा सर, और इस सर का अर्थ हुआ बाण, इस सर का अर्थ हुआ बाण। और यदि इसी सर ताल वाली सा के स्थान पर हम यदि प्रयुक्त कर दें दंती सा, तो इस सर का अर्थ होता है तालाब। और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अंश, और इसमें प्रयुक्त हुआ है ताल वाली सा। इस ताल वाली सा का प्रयोग होने से इस अंश का अर्थ हो गया है भाग। भाग का मतलब पार्ट, कि कितना पार्ट है, कितना भाग है।
अब यदि इस सा के स्थान पर इस हम दंती सा का प्रयोग कर दें तो इस दंती सा के प्रयोग होने से जो अंश शब्द बना उसका अर्थ होता है कंधा। बच्चों ये वाला कंधा। इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ताल वाली सा प्रयोग की गई है, लिखा हुआ शांत, और इस शांत का जो अर्थ हुआ वो हुआ धैर्य युक्त, धैर्यशाली। और यदि इस दंती सा की जगह पर यदि हम ताल वाली सा के स्थान पर यदि हम दंती सा का प्रयोग करें, शांत लिखें, तो इस शांत का अर्थ होता है अंत सहित। इस प्रकार से देख लें कि इनके प्रयोग को बहुत ही सावधानी से इनका प्रयोग करें। जहाँ ताल वाली सा का प्रयोग होता है वहाँ ताल वाली सा का, और जहाँ पर दंत वाली सा का प्रयोग होता है वहाँ पर दंत वाली सा का प्रयोग करें। दोनों के प्रयोग करने पर सावधानी बरतें, क्योंकि इन सा का स्थान दूसरे सा ने यदि लिया तो उसका अर्थ निश्चित रूप से बदल जाएगा। इस प्रकार से अब हम बा पर आते हैं। देखिए जो ये बा है बकरी वाला, इस बा का जो ये वर्ण है ये ओष्ठ से उच्चरित होने वाला वर्ण है, और इसका प्रयोग आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हम प्रयुक्त करते हैं बास, बंसी, बाह, बेग, और ये वाह है, ये दंत्योष्ठ है। वाह दांत और होठों के प्रयोग से ये उच्चरित होता है, वास, वंशी, वाह और वेग। अब इन दोनों के प्रयोग को हम देखते हैं कि क्या सावधानी बरती जाए और इनके गलत प्रयोग से किस प्रकार से अर्थ बदलता है, इस विषय में आप देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बास, इस बास का अर्थ होता है गंध, बास का अर्थ हुआ गंध। और यदि इस बा के स्थान पर यदि वा का प्रयोग कर दिया गया वास, तो इस वास का अर्थ हो जाएगा रहने का स्थान, जैसे होता है निवास। तो निवास में वास है, निवास नहीं है, ये धोखे से भी बा बन गया तो उसका अर्थ दूसरा हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है बंसी, और इस बंसी का क्या अभिप्राय है? इस बंसी का अभिप्राय बच्चों वो है जो मछली पकड़ने के लिए कांटा जिसमें फंसा करके पानी में डुबोते हैं और उसमें फिर फंस जाती है, ऐसे बना होता है, तो उसको बंसी कहते हैं। और इस बा के स्थान पर यदि हम वा लगा दें और फिर लिखें वंशी, तो इस वंशी का मतलब हो जाता है मुरली, वही बांसुरी। तो इस तरह से बा और वा के प्रयोग से उस अर्थ में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है आप देख रहे हैं। और उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बाह्य, बाह्य का मतलब हो गया बाहरी, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है वा की जगह पर बा के स्थान पर वा लिख दिया गया, हो गया वाह है। इनका उच्चारण बहुत ही सावधानी से करना है और इनको बहुत ध्यान से देखना है। तो देख पा रहे हैं कि बा की जगह वा लिखते ही उसका अर्थ हो गया वहन करने योग्य, वाह है। और इसके बाद फिर आते हैं बेग पर। तो ये बेग जो है, जो जहाँ पर बा प्रयोग होता है, तो हम देख पा रहे हैं ये थैला, हिंदी में ये हिंदी में लिखा हुआ है थैला, लेकिन इस अंग्रेजी में बेग का मतलब BAG, बैग, ये अंग्रेजी का शब्द है, और ये कपड़ा हिंदी शब्द है। और बेग जो है एक तुर्की की पदवी भी होती है जिसको हम लोग बेग कहते हैं। और इसकी बा के स्थान पर यदि हम वा लगा दें और वेग लिख दें तो देख रहे हैं वेग का अर्थ होता है गति। तो इस तरह से बच्चों बा और वा के प्रयोग पर भी बड़ी सावधानी से हमको प्रयुक्त करना है और इनके अर्थ को देखना है कि बा है कि वा है। दोनों का उच्चारण करते समय बिल्कुल ध्यान रखें और लिखते समय भी इसका ध्यान रखें कि बा है कि वा है, क्योंकि इनके प्रयोग से अर्थ बदल जाता है। अब हम बात करते हैं उत्सृप व्यंजन की। वर्णमाला में दो प्रकार के व्यंजन दिखाई पड़ रहे हैं आपको। दो व्यंजन ऐसे हैं जो ये डमरू वाला डा है, नीचे इसके हमने बिंदी लगा दी और इसी के नीचे हमने यहाँ पर एक ढक्कन वाला ढा है, उसके नीचे बिंदी लगा दी। तो इस तरह से ये दो व्यंजन हमें नए प्राप्त हो गए। इन दो नए व्यंजनों को उत्सृप व्यंजन कहा जाता है। पूरी वर्णमाला में यही दो व्यंजन हैं जिन्हें उत्सृप व्यंजन भी कहते हैं। और उत्सृप व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इनके उच्चारण में जीभ जो ऊपर की ओर जाती, इसे ड़ और ढ़। और इनका प्रयोग हम देखें जैसे सड़क, गाड़ी
और यहाँ पर देख रहे हैं ढ़ का प्रयोग गढ़ और गढ़ना। तो इस तरह से बच्चों आप देख पा रहे होंगे। याद रखें कि बहुत महत्वपूर्ण है, यदि कहीं भी परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाता है कि उत्सृप निम्नलिखित में उत्सृप व्यंजन हैं और कई व्यंजन दिए हुए हैं, तो आप जान लीजिए कि ये ढक्कन वाली ढा के नीचे बिंदी लगी हुई है ढ़, तो भी उत्सृप व्यंजन, और ये डमरू वाले डा के नीचे बिंदी लगी हुई है तो ये भी हो गया उत्सृप व्यंजन। तो इस तरह से आज आप लोगों ने 3 अक्षरों और 2 ये अक्षर, 5 अक्षर और वर्णमाला में उत्सृप व्यंजन के विषय में जाना। तो अगली क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और हम लोग संधियाँ भी पढ़ेंगे, हम लोग समास पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम लोग मुहावरे, कहावतें, जितना भी कोर्स है वो हम लोग आगे लेकर के जाएंगे और पढ़ेंगे। आप लोग घर से पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।